मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है इस समय इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। उसमें भी हमारा जो है मृदा वाला चैप्टर चल रहा था और मृदा में हम लोगों ने जो है मृदा मृदा गठन से जैसे टॉपिक पे अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग जो है मृदा संरचना पर यानी सॉइल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक अध्याय है। अध्याय हमारा होगा, अध्याय तो हमारा मृदा ही चल रहा है। अध्याय हमारा जो है मृदा है यानी कि सॉयल। ठीक है, इसमें आज हम लोग देखेंगे मृदा संरचना यानी कि सॉयल स्ट्रक्चर। आज हम लोग जो है मृदा संरचना के बारे में देखेंगे। मृदा संरचना क्या होती है कि मृदा का गठन जिस क्रम व्यवस्था से संगठित होकर होता है उसी क्रम या व्यवस्था को मृदा की संरचना कहा जाता है। ठीक है, तो मृदा संरचना जो है किस व्यवस्था से किस क्रम से, जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि इसका गठन गठन में तो हम लोगों ने कणों को देखा। अब वो कण किस तरीके से किस व्यवस्था से व्यवस्थित होते हैं, इसी चीज को हम लोग मृदा संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मृदा की संरचना क्या होगी, इसको आप लोग जो है नोट करेंगे। तो मृदा संरचना या आप लोग जो है मृदा के कण जिस क्रम व व्यवस्था में संगठित होते हैं उसी उसी व्यवस्था एवं संगठन को मृदा संरचना कहते हैं। संरचना कहते, ठीक है, मृदा संरचना कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मृदा के जो कण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कण है वो किस व्यवस्था में व्यवस्थित है, उनका क्रम क्या है, यही व्यवस्था ही मृदा संरचना कहलाएगी। ठीक है, मृदा संरचना कहलाएगी। अब उस व्यवस्था में आप देखेंगे कि जो हमने 6 प्रकार के कणों को देखा था, तो उसमें से उसका 2 कण 3 कण या 4 कण कभी एक ही व्यवस्था के अंतर्गत आए, एक ही मृदा में पाए जाने वाले कण के रूप में आ सकते हैं। तो इसी चीज को हम मृदा संरचना के अंतर्गत देखेंगे। अलग अलग मृदाओं की अलग अलग संरचना होती है, इसको हम आगे देखते रहेंगे। इधर पहले इतना आप बात समझ लीजिए। ठीक है, तो मृदा में जो है बीजों के अंकुरण, ठीक है, यहाँ जो है बीजों के अंकुरण, बीजों के अंकुरण, पौधों के श्वसन, पौधों के श्वसन एवं जीवों के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, क्रियाकलापों, क्रियाकलापों जैसी गतिविधियों के लिए पर्याप्त जल एवं वायु
होता होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई मृदा में आप लोगों ने बीज डाला, ठीक है, किसी चीज किसी फसल की बीज डाले, तो बीजों के अंकुरण अंकुरित होंगे, जाहिर सी बात है, मृदा की संरचना पर डिपेंड करेगा। पौधों में श्वसन मतलब पौधों के जड़ों द्वारा जो श्वसन की क्रिया की जाती है, पौधों के जड़ों के श्वसन में या पौधों के श्वसन पंछियों के क्रियाकलाप से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां होती है, तथा इसमें पर्याप्त जल एवं वायु की उपस्थिति जो होती है वो मृदा संरचना को परिभाषित करेगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब जो है इसमें देखेंगे कि मृदा में जो है कुछ अम्लीय, कुछ मृदाएं जो होती हैं अम्लीय होती हैं, कुछ मृदाएं क्षारीय होती हैं। तो इसकी अम्लीयता क्या चीज होती है? एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी। ठीक है, मृदा की अम्लीयता, अगर मृदा की अम्लीयता आप देखेंगे तो 1 से 6 तक है। अगर उसका पीएच मान, ये हमेशा पीएच मान में देखा जाता है, पीएच मान अगर 1 से 6 तक है तो हम कहेंगे कि मृदा अम्लीय है। अगर पीएच मान जो है वो 7 है तो हम कहते हैं कि जो है मृदा उदासीन है। अगर जो है पीएच मान जो है 7 से अधिक हो गया, यानी कि 7 से 8 के बीच में है, तो हम कहेंगे ये सॉरी 8 है, अगर पीएच मान उसका 8 या 8 से अधिक होता है तो वो मृदा जो है क्षारीय माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए। अगर मान लीजिए कि मृदा अम्लीय है तो इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना या जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, अगर अम्लीयता उसमें ज्यादा है, किसी मृदा में अम्लीयता ज्यादा है, तो हम उसमें चूना या जिप्सम का उपयोग करके उसकी अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जानते रहिए। यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, अम्लीयता, मृदा की अम्लीयता, मृदा की अम्लीयता, सॉइल एसिडिटी। मृदा की अम्लीयता क्या चीज होती है? तो यह, यहाँ नोट कर, यह पीएच मान के आधार पर तय होता है, तय होता है। ठीक है, तो ये पीएच मान के आधार पे कैसे तय होगा? अगर देखेंगे कि किसी मृदा का, ठीक है, पीएच मान, अगर किसी मृदा का पीएच मान, या थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा, अगर किसी मृदा का पीएच मान 1 से 6 है, अगर 1 से 6 है तो यहाँ पर जो है मृदा अम्लीय है। ठीक है, मृदा अम्लीय है, अम्लीय मृदा है। अगर जो है पीएच मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन मृदा है, उदासीन मृदा होगी। ठीक है, मृदा उदासीन होगी। अगर पीएच मान देखेंगे 8 या अधिक, 8 या अधिक है तो हम क्या कहेंगे? मृदा क्षारीय होगी, क्षारीय। ठीक है, तो ऐसी मृदा क्षारीय मानी जाती है। तो इस चीज को समझ लीजिए, अगर किसी मृदा का पीएच मान 1 से 6 है तो वो मृदा अम्लीय मानी जाएगी। अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 है तो वो मृदा जो है उदासीन मानी जाती है। अगर किसी मृदा का पीएच मान जो है 8 या उससे अधिक है तो वो मृदा सदैव क्या मानी जाएगी? क्षारीय मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, अगर मान लेते हैं कि कोई मृदा जो है क्षारीय है, सॉरी, कोई मृदा अगर अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए हम जो है क्या करेंगे? उसमें जिप्सम या चूना मिलाएंगे। ठीक है, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है, चूना या जिप्सम। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट, मृदा की अम्लीयता को, मृदा की अम्लीयता दूर करने के लिए
चूना या जिप्सम प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किसी मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बता दीजिए चूना या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जानते रहिए, ठीक। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मृदा की संरचना में और क्या चीज शामिल होता है। तो मृदा की संरचना, मृदा जल, मृदा वायु, ठीक है, ये सब भी शामिल होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मृदा वायु। तो यहाँ पर हम छोटी सी उसी के अंतर्गत मृदा वायु, ठीक है, मृदा वायु यानी कि सॉयल एयर। तो मृदा वायु, मृदा में आप देखेंगे कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मृदा में जो है प्राय छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मृदा में बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें जिसमें वायु या वायु यानी वायु एवं जल भरा रहता है, भरा रहता है। वायु जल के साथ संयोजन की स्थिति में हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो वायु जो है इसमें जल के साथ जो है ऐसा हो सकता है कि वायु जल के साथ भी, क्योंकि आप देखते हैं जल में H2 होता है ना, H2O होता है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन ही है। तो जाहिर सी बात है कि जल के साथ जो है इसका संयोजन हो सकता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस वायु में जो है क्या मिला होता है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। इस वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड उपस्थित रहता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। इसका काम क्या होता है, जो पौधों के श्वसन व वृद्धि के लिए आवश्यक आवश्यक है, ठीक है। जो पौधों या जो है पौधे जो होते हैं उनके श्वसन व उसकी वृद्धि के लिए ये आवश्यक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें जो होती हैं किसी पौधों के लिए जो है उनके श्वसन, उनके विकास के लिए सहायक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है मृदा वायु हो गया। फिर यहाँ पर नीचे जो है हम
और क्या इसकी मृदा संरचना में शामिल होती है, तो इसकी मृदा संरचना में जो होता है वो मृदा जल भी शामिल होता है। ठीक है, तो मृदा जल भी नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे नीचे, मृदा जल यानी कि सॉइल वाटर, WATE, ठीक, सॉइल वाटर। तो मृदा में जल की कितनी उपस्थित हो सकती है, ठीक है, मृदा में जल शून्य भी हो सकता है या जल जमाव की स्थिति भी हो सकती है। ठीक है, तो मृदा में जल क्या हो सकता है, जल की मात्रा शून्य भी हो सकती है या बहुत ज्यादा जल हो सकता है, यानी कि हमेशा जल में ही डूबा रहे। तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं हम लोग, मृदा में शून्य जल या जल जमाव की स्थिति हो सकती है, हो सकती है। एक चीज तो ये हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि सुगठित मृदा में पर्याप्त जो है जल की उपस्थित होती है। ठीक है, कोई एक अच्छी मृदा है, सुगठित मृदा है, तो उसमें पर्याप्त जल की उपस्थित, ऐसा नहीं कि उसमें जल की मात्रा कम है या उसकी जल जल जमाव की स्थिति में बहुत ज्यादा जल है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती है। अगर एक अच्छी मृदा है तो उसमें जल पर्याप्त मात्रा में, जितना उसको आवश्यकता है उतना जल उसमें मौजूद रहेगा। ठीक है, तो किसी सुगठित मृदा में पर्याप्त जल पर्याप्त जल उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जल, मृदा में जल की उपस्थिति से संबंधित। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ये सारी चीजें मृदा की संरचना में शामिल है। ठीक है, और देखते हैं हम लोग मृदा की संरचना में, जिससे मृदा संस्तर है, तो आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। मृदा प्रच्छेदिका, ठीक है, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे इसकी संरचना में, मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल्स, सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, मृदा परिच्छेदिका जो होती है, मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई अगर मृदा है तो मृदा की ऊपरी परत से लेकर के निचली परत मतलब सैल वाली चट्टाने, देखिए मृदा पूरा मृदा नहीं होता है, उसके नीचे क्या होती है, सैले होती है। ठीक है, सैले होती हैं, उन सभी संस्तरों को समग्र रूप से मृदा प्रच्छेदिका कहा जाता है। समझे, एक ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत ले लीजिए, और उस सैल जहां तक पूरी मृदा होती है, उस सैल के ऊपर तक यानी कि मृदा के नीचे तक के भाग को जो है क्या कहा जाता है, मृदा संस्तरों के इस समग्र रूप को क्या कहा जाएगा, मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे। मृदा की ऊपरी ऊपरी परत से लेकर उसके निचली सैल
चट्टानों चट्टानों के मध्य समग्र संस्तरों संस्तरों को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, तो मृदा कुल मिला के जो है विभिन्न संस्तरों में जो है बटी हुई है। कितने इसके संस्तर पाए जाते हैं? तो ये 4 संस्तरों में विभक्त होती है। ठीक है, तो 4 संस्तर इसके बताए गए हैं। तो इन संस्तरों को का संस्तर, खा संस्तर, गा संस्तर और घा संस्तर के रूप में विभाजित किया गया है। तो हम जो है इन संस्तरों को समझ लेते हैं। ठीक है, इन संस्तरों को हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो है विभिन्न संस्तर जो है मृदा संस्तर, या तो आप लोग जो है इसका एक हेडिंग ही डाल देंगे, मृदा संस्तर सॉइल होइजन। होइजन, ठीक है, मृदा। तो यहाँ पर जो है मृदा की कोई परत ऊपरी या नीचे की, मृदा की कोई परत हो, चाहे ऊपरी परत हो या कोई निचली परत हो, नीचे की परत भौतिक एवं रासायनिक रूप से भिन्न हो सकती है, भिन्न हो सकती है, हो सकती है। इसे मृदा संस्तर कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन। ठीक है, सॉइल हॉरिजन क्या चीज होता है? सॉइल हॉरिजन का मतलब, मान लेते हैं कि कोई एक मृदा है, ठीक है, उस मृदा की ऊपरी परत की भौतिक एवं रासायनिक संरचना, यानी कि रासायनिक गुण उसके कुछ हो सकते हैं और उसके निचले वाले के कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज कहा जा रहा है कि कई संस्तर होते हैं, कई संस्तर का मतलब कई स्तर में होते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो इनके कई स्तर होते हैं, जिसमें से जो हम लोग मुख्य रूप से 4 स्तर देखेंगे। ठीक है, तो उनके जो अपने भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर संस्तर के भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। जैसे अभी संस्तर ए की बात हम करेंगे, तो संस्तर ए में देखेंगे कि ये जो है पौधों की वृद्धि के लिए इसमें आवश्यक पोषक तत्व, ऊपर खनिज, ठीक है, लवण, ये सब जो है इसमें उपस्थित होते हैं, उसको हम संस्तर ए। संस्तर बी में क्या रखेंगे, देखेंगे हम, ये लगभग लगभग जो है उदासीन तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये इसको नोट कर लेंगे। इसके निम्न 4 संस्तर संस्तर है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम ऊपर से लिखते हैं कि 4 संस्तर इसके कौन कौन से हैं। तो का संस्कर, खा संस्कर, गा और घा के रूप में हम इसे बांटेंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पुनः ऊपर से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं का संस्तर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? का संस्तर। ठीक है, का संस्तर, का संस्तर, इस चीज को
हॉरिजन ए कह सकते हैं। आप अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें हॉरिजन ए, ठीक है, इसको इंग्लिश में हॉरिजन ए कहा जाएगा। का स्तर, यह जो है सबसे ऊपरी परत होती है। यह मृदा की सबसे ऊपरी परत है जो पौधों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व खनिज खनिज और आप लोग इसमें देखेंगे जैव पदार्थ एवं जल होते होते ठीक है। तो का संस्तर की एक विशेषता है कि अगर पौधों को डेवलप करना है तो वो सब इसी संस्तर में या इसी प्रकार के ऑरिजन में मौजूद होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझते हैं, ठीक। हर संस्तर में यह जो है आप देखेंगे, दूसरा आप लोग लिखिए खा संस्तर, हॉरिजन से जो है हॉरिजन डी के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये का और गा के बीच में होता है, ठीक है। यह यहाँ दूसरे कलर से लिखें, यह संस्तर का संस्तर एवं गा संस्तर के मध्य होता है, ठीक है। ये का और गा के मध्य में होता है, ठीक है। होते हैं, इसे संक्रमण संस्तर भी कहते हैं, ठीक है। यह एक संक्रमण संस्तर है। कहने का मतलब संक्रमण संस्तर का मतलब होता है इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों से जो है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस चीज को नोट करिए। इसके इसको नोट कर लीजिए, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते ठीक है, पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं, इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथा खनिज पदार्थों का अपक्षय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं जो आप होते हैं तथा खनिज पदार्थों का जो है, जैसे खनिज पदार्थ में देखेंगे इनका अपक्षय जो है, टूटना फूटना, ये सब जो है स्पष्ट रूप से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे जो है गा संस्तर देखते हैं। इसके बाद जो है गा संस्तर आप लोग देखिए, गा यानी कि सी, गा संस्तर। ठीक है, तो यह जो है एक जो है ढीली जनक सामग्री, इसका निर्माण जो है वो ढीली जनक सामग्री से होता है। तो इसका निर्माण ढीली जनक सामग्री से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण ढीली, ढीली का मतलब होता है कि जो बिखरे हुए हो, जिनके कण आपस में जो है बहुत ज्यादा बंधे ना हो, उससे जो है इस संस्तर का यानी कि गा वाले संस्तर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है इसके अंतर्गत ये निर्माण की प्रथम, यह जो है मृदा के निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। मतलब आप देखेंगे कि मृदा अगर बनना चालू होती है तो इसी से बनना चालू हो जाती है। ठीक है, इसी के शैल जो होते हैं, गा है तीसरे नंबर की है, तो इसी के शैलों से टूटने फूटने से जो है मृदा निर्माण चालू होता है यहाँ से। और इसके ऊपर देखेंगे तो सभी मृदाएं होती है। ठीक है, जैसे खा आपने देखा और का देखा, का तो एकदम अव्वल किस्म की मृदा हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है गाय एक संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल का मतलब है यहाँ से बनना चालू हुआ है और फिर वो प्रोसेस में रहता है। इसके बाद का वाले पे एकदम पहले वाले पे आप देखेंगे कि आपको एक रेडी मृदा जो है तैयार मृदा मिल जाती है। ठीक है, ये जो है मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। ठीक है, यह है मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। प्रथम अवस्था यह मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस चीज का जो है गा संस्तर में यानी कि खा और का दोनों का निर्माण जो है गा संस्तर से हुआ है। यही तो मतलब हुआ ना। तो सब का निर्माण जो है कहाँ से हो रहा है? सभी का निर्माण जो है पहले जो है जैसे आप देखेंगे भी गा से ही, गा जो है यही सबको सबका निर्माण करता है। ठीक है, सबका निर्माण मतलब ऊपर से जितने हैं खा वाले का और का वाले का। ठीक है, तो इसी से निर्माण हुआ है। पहले तो ये खा वाले का निर्माण करेगा, फिर और वो मृदा जब अपडेट होगी तो वो जो है का के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब उपजाऊ मृदा या उर्वर मृदा। तो इसीलिए खा को जो है एक संक्रमण मृदा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि इसी से का संस्तर एवं खा संस्तर की मृदा का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ, ठीक है, इसी से दोनों मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा जो है आप इसमें हमारा लास्ट वाला लिख लीजिए घा। ठीक है, घा, घा में बड़ा घा लीजिए, घा संस्तर, संस्तर। ठीक है, और जब डी, इसे डी कह सकते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो घा संस्तर, तो आप देखेंगे कि घा संस्तर में क्या होगा कि ऊपर के जितने भी का, खा और गा संस्तर तैयार हुए हैं, ये सभी का जनक है। ठीक है, सभी को आधारीय संरचना या आधारीय शैल चट्टाने
प्रदान करता है। ठीक है, बेस यही है घा वाला। ठीक है, घा आप समझ लीजिए एक सेल चट्टान है। ठीक है, इसी पे तीनों संस्तर जो है डिपेंड है। ठीक है, इसी के ऊपर रहते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यह ऊपर के तीनों संस्तरों के लिए एक आधारी शैल चट्टान ठीक है, तो ये आधार प्रदान करता है। ठीक है, ऊपर के जितने भी तीनों हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चीज को जो है आप लोग विधिवत पढ़िए, समझिए, अपने घर पे जाके इसको कई बार रिवाइज करिए, ताकि जो है ये बात आप लोगों को दिलो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो काफी इम्पोर्टेंट चीजें थी ये। हम लोगों ने जो है आज देखा क्या कि मृदा संरचना। ठीक है, मृदा संरचना में हम लोगों ने मुख्य रूप से तमाम चीजों को पढ़ा, जैसे मृदा की अम्लीयता पढ़े हैं, अम्लीयता के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद हम जो है मृदा वायु देखे हैं, मृदा जल देखे हैं। ठीक है, और उसके जो है प्रोफाइल्स यानी संस्तरों को, जिसमें हमने 4 प्रकार के संस्तरों को देखा। संस्तर का, संस्तर का, संस्तर गा और संस्तर घा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग अब यहीं पे विराम लेते हैं। अब जो है हम लोग पुनः एक नए क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।